नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पत्नी ने किया माता पिता पर अत्याचार। विदेश से आए बेटा ने देखी माँ की ऐसी हालत तो बेटे ने गुस्से में आकर पत्नी को जड़ दिया थप्पड़। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मोंटी को माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया और बड़ा आदमी बनाया। माँ बाप बेटे के साथ आगे बढ़ने के सपने देखते थे। पापा ने कभी भी मोंटी को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी, बस पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहन किया। मोंटी की जॉब लग गई और वो विदेश चला गया। उसके लिए अच्छे रिश्ते आते रहते थे। माँ पापा ने अच्छी लड़की देखकर शादी कर दी। मोंटी श्रेया को अपनी माँ और पापा के पास छोड़ गया था। 1 साल हो गया था। आज मोंटी भारत के लिए रवाना हो गया। उसने घर पर किसी को नहीं बताया। रास्ते में बहुत खुश था अपने माँ पापा और अपनी पत्नी से मिलने के लिए। लेकिन घर पहुंचकर मोंटी ने जब अपनी माँ की ऐसी दशा देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने कंधे पर अपने बेटे के हाथ का स्पर्श महसूस कर आज सियावती जी का दर्द आंखों से आंसू बनकर बह निकला। जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए पलटी और झूठी मुस्कान के साथ बोली, अरे बेटा, तुम कब आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। मोंटी एकटक अपनी माँ के चेहरे को निहार रहा था। सियावती जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मोंटी नम आंखों से बोला, माँ, और कितना दर्द सहोगी आप, और कितना झूठ बोलोगी अपने बेटे से। आपने बताया क्यों नहीं कि आपके साथ श्रेया क्या कर रही है? क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है माँ कि मैं आपके दुख दर्द में शामिल हो सकूं? या फिर आपको अपनी परवरिश पर भरोसा ही नहीं? कहते कहते दोनों माँ बेटे की आंखें नम हो गईं। तो मोंटी ने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। बस माँ, बस, अब और नहीं। मोंटी ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। इतने में श्रेया कमरे से बाहर आती हुई गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, ए बुढ़िया, अभी तक तेरे से एक कॉफी नहीं बनी या वहीं अभी घुटनों का बहाना लेकर सो गई। आगे बोलने की उसकी हिम्मत न हुई। सामने मोंटी को देख जैसे उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। श्रेया ने आज पहली बार सियावती जी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था, बल्कि यह तो उसका रोज का काम था। अभी कुछ देर पहले की ही बात है। सियावती जी दोपहर के समय हॉल में टीवी देख रही थीं। बच्चे थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आए थे और वे अपने कमरे में होमवर्क कर रहे थे। इसलिए सियावती जी कुछ देर टीवी देखते देखते अपने घुटनों की मालिश कर रही थीं। तभी उनकी बहू श्रेया अपनी किटी पार्टी से लौटी और सियावती जी को टीवी देखता हुआ देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। उन्हें आंख देखते हुए बोली, जब भी थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाती हूँ आप टीवी खोलकर बैठ जाती हैं। बिल क्या आपका पति भर देगा? उनको तो अपने 2 काम भी अपने आप नहीं होते। उनके लिए एक नौकर अलग से रखना पड़ता है। उसका खर्चा कौन देगा? और यहाँ एसी के फुल मजे लिए जा रहे हैं, पर आपको क्या पता है कि घर कैसे चलाया जाता है? अब उठिए यहाँ से। मैंने सुबह ही नई बेडशीट बिछाई है और पैर पसार कर बैठ गई महारानी की तरह। सारी बेडशीट गंदी कर दी। दिन भर खुजली करती रहती हो। 1000 दिन मना किया है बेड पर मत बैठा करो। बच्चों को भी खुजली हो गई तो फिर क्या करोगी? सियावती जी नीचे जमीन पर बैठ गईं। आज बहू की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में बहू फिर से दमकते हुए बोली, जाइए मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाओ। और बाकी का काम अभी किया है या नहीं? सियावती जी अपने घुटनों पर हाथ रखकर उठते हुए बोली, हाँ श्रेया बेटा,
मैंने बाकी का सारा काम कर दिया है। सब्जी, कपड़े, झाड़ू पोछा सब कर दिया है। बस रोटियां बनानी बाकी हैं। मेरे घुटनों में दर्द ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए रोटियां तुम सेक लो बेटा। क्यों, आप क्या यहाँ पर बस रोटियां ही तोड़ने के लिए आई हैं? किसी काम को कह दो तो बस 4 बहाने बनाने लगती हैं। अगर आपको मुझसे इतनी दुश्मनी है तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है? मुझे भी सुकून से जीने दो। सियावती जी ने बोलना सही नहीं समझा और चुपचाप आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए रसोई की तरफ चल दी। अपनी मम्मी की तेज आवाज सुनकर बच्चे भी कमरे से बाहर आकर अपनी दादी को देख रहे थे। इतने में मोंटी भी ऑफिस से आज जल्दी आ गया था। जब वह घर के बाहर था तो उसे श्रेया की चिल्लाने की कुछ कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन क्या कह रही थी वह कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर के अंदर आया तो बच्चों को भी डरा सहमा देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ भी परेशान लग रही थी। बच्चे कभी अपने पिता की तरफ देखते तो कभी नोटबुक को देखते। मोंटी वहीं बच्चों के पास बैठ गया। उसने बच्चों से पूछा, तुम्हारी माँ दादी माँ से कुछ कह रही थी क्या? क्या वह दादी माँ से हमेशा ऐसे ही लहजे में बात करती है? बच्चे डर की वजह से कभी हाँ तो कभी ना में सिर हिलाने लगे। मोंटी ने विचार किया कि बच्चे भी अपनी बात को सच्चाई से नहीं रख पा रहे हैं। इसका मतलब घर में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे भी इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं माँ के पास अच्छे से वक्त बिता सकूं। बस रात को ही कुछ समय मिलता है उनके पास 2 घड़ी बिताने का। जब से पापा का पैर टूटा है तब से माँ बड़ी अकेली सी हो गई हैं। पापा चल फिर नहीं सकते, इसलिए श्रेया ने उन्हें ऊपर वाली मंजिल पर भेज दिया और उनकी देखभाल के लिए एक नौकर लगा दिया था। इस भागदौड़ की जिंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया हूं कि अपनी माँ को भी नहीं देख पाता। आज जो कुछ मैंने सुना है, क्या यह सब मेरी माँ रोज सुनती है? उसका खून खौलने लगा। उसको अपनी माँ के साथ हो रहे अन्याय ने जैसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। वह सोचने लगा, मैं अपनी माँ के लिए 2 वक्त का चैन से खाना भी नहीं दे सकता, फिर मेरे बेटे कहलाने का क्या मतलब है? लानत है मुझ जैसे बेटे पर। आज वह खुद को माँ का कसूरवार और कटघरे पर खड़ा पा रहा था। उसको वह दिन याद आने लगे जब वह घर आता था और फिर लौटकर जाता था तो माँ कैसे सूनी आंखों से बहुत देर तक उसको देखती रहती थी। मुझे पता होता कि वह अंदर से दुखी है और इस उम्र में भी वह बेचारी रसोई में काम करती थी। इस उम्र में तो लोग का आराम और अपने बच्चों के सहारे की जरूरत होती है, मगर आज मैं अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब पापा ठीक थे तो माँ कितनी खुश थी। मोंटी सोचते सोचते उसके सामने बीती हुई यादों का चलचित्र घूमने लगा। सियावती जी, इतनी खुशबू से तो रसोई छोड़ो पूरा घर महक रहा है। क्या क्या बनाया है? हम 2 अकेले प्राणियों के लिए। जाकर पत्नी के कंधे को बड़े प्यार से पकड़ते हुए रसोई में बने पकवान की तरफ नजर दौड़ाने लगे रोतान जी और बोले, वाह जी, कितना कुछ बना लिया है, जैसे होली दिवाली के पकवान हों। अरे वहाँ कहीं सूजी का हलवा और पोहा, देखो तो इधर। अच्छा जी, आलू गोभी की सब्जी। अरे सारा मेरी पसंद का खाना बनाया है। आज मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों भाई, क्यों? सियावती जी को थोड़ी शर्म आ गई। उनके झुर्रीदार गालों पर गुलाबी आवाज दौड़ गई। फिर बनावटी अंदाज में थोड़ा झुंझलाकर बोली, हटो जी, अब क्या तुम भी भूल गई?
आज महीने की 4 तारीख है। मोंटी आता है हमारे पास। आज वह पूरे दिन मेरे साथ रहेगा। यह मेरे लिए दिवाली से क्या कम होता है। रोतान जी उदास हो गए। उसी पल उनके चेहरे पर गुस्से और विषाद की रेखा सी खिंच गई। पत्नी के कंधे को छोड़कर बाहर चले गए और मोंटी का इंतजार करने लगे। सियावती जी के चेहरे की तरफ देखकर बड़े धीरे से बोले, क्या सचमुच हमारे बेटे को हमारी जरूरत है? उसके जीवन में हमारे लिए जगह है? कहते हुए आंगन में जाकर आराम कुर्सी पर बैठ गए। पास में रखे अखबार को पढ़ने लगे। सियावती जी ने अखबार को हटाया तो देखा कि रोतान जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए वह भी रो पड़ी। अपने आप को संभालते हुए सतर्क हुई, क्योंकि सियावती जी ने अपने आए हुए दिनों में उन्होंने अपने पति की आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू हैं। सियावती पूछने लगी, बात क्या है जी? कुछ तो बताओ मुझे। रोतान जी बोले, आज तो बेटा हमारा इतना ध्यान रखता है, बुढ़ापा पता नहीं कैसे कटेगा। बहू के आने के बाद हमारा क्या होगा? बहू पता नहीं कैसी आएगी, हमें 2 रोटी देगी या नहीं। बस यही बात सोचकर आंखों में पानी आ गया। बात चल ही रही थी कि तभी मोंटी आ गया। रोतान जी बोले, देखो हमारा मोंटी आया है। सियावती जाकर बेटे के गले लग गई। रोतान जी का दुख सब कुछ एक साथ गायब हो गया। उम्र के थपेड़ों की ताप मार से सूख चुकी आंखों में झिलमिल से ख्वाब जन्म लेने लगे। मोंटी को सामने देख माँ पापा के जैसे सारे दुख दर्द खुशी में बदल जाते थे। फिर दोनों पति पत्नी के 1 सप्ताह तक खुश नजर आते थे। आज मोंटी सीधा माँ के पास पहुंचा तो माँ की ऐसी हालत देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोंटी अपनी माँ का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, माँ आपको मेरी कसम, आज आप झूठ नहीं बोलेंगी। मेरी ना मौजूदगी में मुझे सच सच बताइए कि आपके साथ क्या क्या होता था। सियावती जी नम आंखों से बोली, मैं बहू से कुछ भी पूछती हूँ तो वह पलटकर जवाब देती है, बुढ़िया तू चुपचाप रह। तुझे इससे क्या मतलब है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही? क्या मेरी अब इस घर में इतनी पूछ नहीं है बेटा? बहू एक बार मुझे कुछ करने से पहले बता भी तो नहीं है। सलाह लेना तो दूर की बात है। अरे हम तो घर के छोटे से छोटे काम भी तेरी दादी की सलाह से बिना पूछे नहीं करते थे। जब भी मैं अपनी सास से कुछ पूछती थी तो कैसे उनकी आंखों में चमक आ जाती थी, मान सम्मान की। और तेरी दादी भी मुझे अपने पूरे तजुर्बे के अनुसार सलाह देती थी। लेकिन श्रेया बहू के लिए तो मैं सिर्फ इस घर का पालतू सामान के अलावा कुछ नहीं हूँ। जब तक घर में तुम रहते हो तब तक वह थोड़ा बहुत दिखावा करती है, लेकिन तुम्हारे जाते ही वह मेरी तरफ से बिल्कुल नजर फेर लेती है। अगर तुम कभी मुझे मेरी मनपसंद चीज लाकर देते हो तो बहू इस बात पर तुम्हारे जाने के बाद कलह कर देती है। इसलिए मैं ही आगे बढ़कर तुझसे कहती हूँ कि बेटा मुझसे ये चीज हजम नहीं होती, मत लाया करो। मैं बहू की कितनी ही बातों को अनदेखा करती हूँ, लेकिन बहू अपनी ओछी हरकत करने से बाज नहीं आती। अब बच्चों को भी इस तरह की बातें सिखाने लगी है। बाहर से कुछ खाने का सामान मंगवाती है तो बच्चे मुझसे छुपाकर लाते हैं और मेरे लेट जाने के बाद ही खाते हैं। जब भी किसी के साथ बैठती हूँ तो बच्चे मेरे आसपास मंडराते रहते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि दादी अपनी सहेलियों के साथ क्या क्या बातें कर रही हैं। 1-2 बार सियावती जी ने अपने बच्चों को खाने पीने की चीज ले जाते हुए देखकर पूछा भी कि क्या ले जा रहे हो,
तो बच्चे बातें बनाते हुए बोले, दादी घर का सामान है। सियावती जी की वही एक दो पड़ोसी से जान पहचान हो गई थी, बस वही उनसे मिलने आ जाया करती है। वो भी सब समझती थी, क्योंकि सभी ने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। कहकर वे सियावती जी का दिल नहीं दुखाना चाहती थीं। एक दो बार सियावती जी ने उन्हें समझाना भी चाहा। अच्छा लगता है क्या? छोटे बच्चों को तुम क्या सिखा रही हो? क्या मैंने खाने पीने की चीजें नहीं देखी? मुझसे यह छुपाव क्यों? अगर तुम मेरे सामने से कुछ ले जाकर जाओगे तो क्या मैं बिना दिए छीन कर खा लूंगी? उनके सामने समझाने का भी उनकी बहू उल्टा अर्थ निकालने देती और उन पर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाती। माँ जी, आपको तो मेरी हर बात गलत ही लगती है। आजकल के बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, जो देखते हैं वही करते हैं। रही बात खाने पीने की, तो आपको यह बातें शोभा नहीं देती। अरे अपनी उम्र तो देखिए, इस उम्र में भी चटोरापन करोगी तो हमारे ही सिर पर आफत आएगी। आपको क्या, आप तो बिस्तर पर पड़ जाओगी। सियावती जी गुस्से में बोली, बहू मैं चटोरापन करती तो जिस आदमी की अफसरशाही की तनख्वाह तुम हर महीने गिनती हो और जो तुम इतना बड़ा घर लिए बैठी हो, वह सब ना होता। हाँ सही बात है, आजकल बच्चे तेज हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। इस बात का ध्यान तुम्हें रखना चाहिए। शायद तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं रहूं या ना रहूं, और तुम्हारे जाने के बाद बहू बाहर सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती है और पूरा घर का काम मुझ पर छोड़ जाती है। और अगर मैं कुछ बोलती हूं तो उल्टा मुझे ही चार बातें सुनाती है। कहते हुए सियावती जी की आंखें गीली हो गईं। इतने में श्रेया दूसरे कमरे की तरफ बाहर से ही गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, बुढ़िया अभी तक तुझसे एक कॉफी नहीं बनी, या रसोई में घुटने के दर्द का बहाना लेकर सो गई। आगे बोलने की उसकी हिम्मत न हुई, क्योंकि सामने मोंटी को देखकर उसको जैसे सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। मोंटी ने गुस्से में खींचकर एक तमाचा श्रेया के गाल पर जड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? एक थप्पड़ से श्रेया एकदम से सकपकाकर कांपती हुई आवाज में बोली, अरे आप कब आए? मोंटी ने कड़क लहजे में कहा, मैं तभी आ गया था जब तुम माँ से ऊंट पटांगे बातें कर रही थीं। शक तो तुम पर मुझे था, लेकिन आज कानों से सुना तो यकीन भी हो गया। मुझे तो ये लगता है कि काम वाली बीमार नहीं, तुमने ही उसको जानबूझकर छुट्टी दे दी है। आखिर तुम कितना गिरोगी? यह घर, गाड़ी, मेरी जिंदगी, सब पर सिर्फ मेरी माँ का हक है। इस माँ ने मुझे मेरी माँ के मरने के बाद मेरी दयनीय हालत को देखकर अपना लिया था। अपना है ही नहीं, पूरे 7 साल तक मेरा इलाज भी करवाया। मेरे उस बाप और सौतेली माँ ने मुझे मरने के लिए दादी की गोद में डाल दिया था। अपनाने से पहले सिर्फ इस घर में सियावती माँ अर्थात मेरी ताई, असली हक इन्हीं का है। माँ ने दूसरा बच्चा भी इसीलिए नहीं पैदा किया कि कहीं उनके प्यार और मेरे इलाज में कमी ना आ जाए। अगर सुन सको तो सुनो, श्रेया माँ के देवर की औलाद हूं, जिन्होंने मेरी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली। माँ ने मुझे बड़ी माँ होकर भी माँ का प्यार दिया। सौतेलेपन के दंश से मुझे इन्हीं की ममता ने मुझे बचाया। इसमें गलती मेरी है जो मैंने खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास किया। जिंदगी कितनी भी दौड़ भाग करवाती रहे, लेकिन अपनी माँ के दुखों का ख्याल मुझे रखना चाहिए था। मैं अभी जिंदा हूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरी माँ पापा को मेरे रहते पड़ेगी। उनका बेटा खुद उनकी सेवा करने के लिए सक्षम है।
इतना कहकर मोंटी अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा। बच्चे भी दादी और पापा को देखकर रोने लगे। श्रेया को आज खुद से नफरत हो रही थी। उसका सिर शर्म से झुके जा रहा था। वह अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने चाहती थी, लेकिन मोंटी ने उसे माँ के कमरे से बाहर निकल जाने की हिदायत दे दी। माँ ने श्रेया को माफ कर दिया। माँ को न धन चाहिए न हीरे जवाहरात, उसे तो बस अपने बच्चों की मुस्कुराहट चाहिए, जिसे पाकर सियावती जी आनंद से भर गई थीं। यही तो चाहिए था उन्हें, उनकी बूढ़ी आंखों को। मोंटी से भी श्रेया माफी मांगने लगी। मोंटी ने अपनी पत्नी को एक शर्त पर माफ किया कि उन्हें कभी ऐसी गलती का मौका ना मिले। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।